हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक डिस्प्लेसमेंट करंट पहले देखेंगे, फिर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चंस 1-2 बार आए हैं आपके नीट या CBSE PMT जो पहले होता था उसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट देखने से पहले कुछ बातें जान लीजिए। आपने देखा होगा कि E.ds का सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो कितना होता है, मतलब E.ds जो होता है आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा। दिस इज गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या था कि E.ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस लॉ अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाते थे तो B.A क्या आता था, 0 आ जाता। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाता था, क्लोज लूप बनाता था। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि गॉस लॉ अगर मैग्नेटिक फील्ड में लगाइएगा तो B.A क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वो क्लोज लूप बनाता था। तो अगर मान लो कि एक मैग्नेट को आपने क्लोज सरफेस में बंद भी कर दिया तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ से बाहर गया है उतना वापस इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं, 0 हो जाएगा। तो B.A का सरफेस अगर इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली आपको ये मैंने फैराडे लॉ बताया था ना फैराडे लॉ में कि EMF जो होता है -dB/dt होता है, जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, -dB/dt होता है। अच्छा, E.dl इज इक्वल टू भी आपने क्या पढ़ा होगा, -dB/dr आपने पढ़ा होगा ना, E इज इक्वल टू -dB/dr। ठीक है, तो वहाँ से ये जो आता है ये क्या होता है, आपका फैराडे लॉ होता है। क्या होता है, फैराडेज लॉ होता है। ओके, एक आपने पढ़ा होगा एम्पियर्स लॉ पढ़ा होगा। एम्पियर्स लॉ में हमने बच्चों क्या लिखा था, आपको अगर ध्यान होगा तो एम्पियर्स लॉ में हमने देखा था कि B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर्स लॉ में ही B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई जो था, इसी को करेक्ट किया गया थोड़ा सा और, जिसको एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ बोला गया कि B.dl का जब हम लोग सरफेस इंटीग्रल करते हैं तो म्यू नॉट और 2 तरह का करंट होता है। एक कंडक्शन करंट जो बह रहा था, जो फ्लो कर रहा था, प्लस एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जिसको ID से डिनोट करते हैं। क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जिसको ID से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हुआ ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस तरह से आपको पहले बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के वैरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसी तरह उसके काउंटर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वैरी करने से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको जो आपने ये पढ़ा होगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना कि जो क्यू इनक्लोज है इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। अब अगर dQ/dt कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो इस क्यू इनक्लोज को, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा और d फाई इलेक्ट्रिक फील्ड है होता है ना, ये फ्लक्स किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो d फाई E बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट d फाई E/dt। फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो ये इक्वेशन जो था मैक्सवेल का, जो ये इक्वेशन था एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, इसको याद रखेंगे। ठीक है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, और ID जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट d फाई E/dt। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बन जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, इधर z एक्सिस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर वाइब्रेट कर रहा है, z एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है। किधर वाइब्रेट कर रहा है, z एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है। और वेव किधर जा रहा है, वेव x एक्सिस पे जा रहा है। वेव किधर जा रहा है, वेव जो है आपका x एक्सिस पे जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है, एक सेकेंड, हाँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर है, जेड एक्सिस की तरफ है। एक बात देखिए, अगर मैं ई क्रॉस बी करता हूँ, ई और बी को क्रॉस करते हैं, ठीक है, ई और बी को क्रॉस करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव निकल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जेड के तरफ है। तो ई क्रॉस बी अगर करते हो तो थंब इधर आ रहा है,
इधर ही आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में ही वेव का मूव करने का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे के, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और डायरेक्शन क्या होता है, ई क्रॉस बी। हमेशा याद रखना डायरेक्शन क्या होता है, ई क्रॉस बी। अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा देता हूँ कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया हुआ है, माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वाइब्रेट करने का माइनस आई कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है मान लेते हैं के कैप के डायरेक्शन में, किधर दिया हुआ है, के कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको बोला कि वेव किस तरफ जा रही होगी, वेलोसिटी किस तरफ होगी वेव की, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी होता है बच्चों याद रखिएगा, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, डायरेक्शन ऑफ वेव जो होगा, डायरेक्शन ऑफ वेव हमेशा क्या होगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे ई कितना है, माइनस आई कैप क्रॉस क्या हो जाएगा, के कैप। अब आई जे के को क्रॉस करना आपने सीखा होगा ना, यहाँ पे देखो ये आई है, ये जे है, ये के है। तो अगर आई को जे से क्रॉस करेंगे तो के मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आई को के से क्रॉस किया हुआ है तो हम उल्टा जा रहे हैं। जब सीधा जाओगे तो सब पॉजिटिव मिलता चला जाएगा, हम यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं, आई से उल्टा जा रहे हैं के की तरफ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस जे मिलेगा, और एक माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव किधर होगा, जे कैप की तरफ होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि आपको बोल देगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेव जो है जा रहा है, जो वेव की जो वेलोसिटी है वो आई के तरफ है, तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है। तो आप क्या करना, जो भी ऑप्शंस रहेंगे उनको क्रॉस करके देख लेना कि आपका थंब किधर आता है, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे वेव किधर वाइब्रेट कर रहा था बच्चों, ऊपर वाई की तरफ वाइब्रेट कर रहा था, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ई नॉट है, और पीक वैल्यू कितनी है, ई नॉट है, और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू कितनी है, बी नॉट है। अब एक्स की तरफ जा रहा है तो आपको पता होगा जब भी वेव अगर एक्स की तरफ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस के एक्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी क्या है, माइनस के एक्स, क्योंकि दोनों जा तो रहा है वेव एक्स की तरफ ना। अच्छा वाई में है तो इसलिए यहाँ पे वाई लिख दिया, और बी में है तो बी लिख दिया। ये इसकी पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये क्या है, इसकी पीक वैल्यू है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू अगर पूछी जाए तो क्या लिखोगे बच्चों, ई नॉट बाई रूट टू, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू पूछी जाए तो क्या लिखोगे, बी नॉट बाई रूट टू। क्लियर है, ये बातें भी याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो वैक्यूम में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड की। तो वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, सी की एक और वैल्यू याद रखिएगा। कभी कभी डायमेंशन इसका पूछ देता है, इस चीज का डायमेंशन पूछता है, तो ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ रिलेशन याद रखना यहाँ से कि ओमेगा इज इक्वल टू KV होता है, ओमेगा इज इक्वल टू KV होता है वेव के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो V इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, V इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। इस केस में V की वैल्यू कितनी है, C, तो C इज इक्वल टू कितना, ओमेगा बाई के, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिएगा। अच्छा C इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाई बी, या ई नॉट बाई बी नॉट, या ई आर एम एस बाई बी आर एम एस, ये वैल्यू याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि इसको इसकी वैल्यू और ये जो है इसको इक्वेट करके भी पूछ सकता है। तो C इज इक्वल टू ओमेगा बाई के भी होता है, और C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट भी होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, एकदम याद करने वाला है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, ये याद रखिएगा ना कि E इज इक्वल टू बी वी होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, वी भी होता है, तो V इज इक्वल टू ई बाई बी हो जाएगा। सिमिलरली किसी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड निकालनी है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है, V से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 बाई म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन, म्यू इंटू एप्सिलॉन। म्यू को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर का जो रूट अंडर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी चीज़ को हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। अब देखो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कितनी कितनी एनर्जी होती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था। ठीक है, अच्छा आपने क्या पढ़ी है, क्या आपने एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर ये पढ़ी हुई है। ठीक है, अच्छा ई के जगह पे हम इस ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब अगर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तो जनरल वैल्यू आई है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब क्या होगी आपकी साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी की, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब एनर्जी डेंसिटी इसको बोलेंगे, एक्चुअली क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अब यहाँ पे अगर इसकी एवरेज वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, इस चीज़ की एवरेज वैल्यू, तो आप याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा का भी जो एवरेज होगा ये कितना होगा, 1/2 होगा। इन दोनों का एवरेज 1/2 होता है। तो अगर आपको इतनी वैल्यू तो आपको पता ही है पहले से, बस इसका एवरेज निकालना है। तो इस पूरे का एवरेज कितना, 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। यानी कि यूई जो एवरेज है ये 1/2 ऑफ यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम है इसका क्या है, 1/2 है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी डेंसिटी, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी पता है आपको, हाफ बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अच्छा बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू होती है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो बी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम डेंसिटी एनर्जी की देखनी है तो साइन की वैल्यू फिर से 1, तो सिर्फ ये बच जाएगा। उसी तरह एवरेज देखना है तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बातों को। अब अगर हम लोग बच्चों एक बात याद रखो कि एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो इक्वली डिवाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इक्वली डिवाइड होगा। मतलब एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी। और अभी आपको मैंने बताया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, यानी कि इन दोनों को हम लोग 2UE लिख सकते हैं या 2UB लिख सकते हैं। अगर 2UE लिखे तो UE की वैल्यू कितनी थी आपकी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये। अब इसका डबल कर दो तो ये पूरा आ जाएगा टोटल एनर्जी। उसी तरह अगर सिर्फ यूबी की बात करते हैं तो यहाँ पे 1/2 था, उसका डबल कर दो तो ये पूरा आ जाएगा एनर्जी। अब अगर टोटल एनर्जी की, ये दोनों इक्वल ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर टोटल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 1, तो टोटल एनर्जी का मैक्सिमम या तो ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए। अगर हम लोग एवरेज की बात करते हैं, अगर हम लोग एवरेज की बात करते हैं तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, इसका एवरेज 1/2, सिमिलरली इसका भी एवरेज कितना 1/2। तो अगर हम एवरेज यहाँ पे पुट करते हैं तो टोटल एनर्जी डेंसिटी का एवरेज कितना, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2, सिमिलरली बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड टोटल एनर्जी जो होता है सेम टाइम पे, जो डेंसिटी है सेम टाइम पे 0 होगा और सेम टाइम पे मैक्सिमम होगा। सेम टाइम पे 0 होगा और सेम टाइम पे क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। एक ही टाइम पे तीनों एनर्जी 0 होंगे, एक ही टाइम पे तीनों एनर्जी मैक्सिमम होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है ना, ये होता है आपका जो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब आप इसको इंटेंसिटी टाइप भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी होता है ये होता कितना है, E क्रॉस B बाई म्यू नॉट, E क्रॉस B बाई म्यू नॉट। अच्छा, E क्रॉस B क्या है, E क्रॉस B जो है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। E क्रॉस B क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अच्छा, C की वैल्यू कितनी होती है, 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो ये जो S की वैल्यू, जो पॉइंटिंग वेक्टर ये था, ये एक तरह की क्या है, इंटेंसिटी है आपकी। ठीक है, इतना था। अगर हम यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, क्या म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से
1 बाय सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगी। म्यू नॉट 1 बाई म्यू नॉट के जगह पे हमने ये पुट कर दिया ई क्रॉस बी। अच्छा आपको ये तो पता होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ई क्रॉस बी को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, ई बी लिख सकते हैं। तो ई क्रॉस बी को सिंपली हम लोग ई बी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई क्या है तुम्हारा म्यू नॉट है। अच्छा या यहाँ पे इस हिसाब से देखो तो सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सब, इससे जो इसमें कन्वर्ट होता है ना बच्चों, इस चीज़ से इस चीज़ में जो कन्वर्जन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो पॉइंटिंग वेक्टर है, जो एक तरह की इंटेंसिटी है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, ई इंटू बी बाई म्यू नॉट है। ओके, ई इंटू बी बाई क्या है, म्यू नॉट है। अच्छा अगर तुम देखोगे तो ई को हम लोग सी इंटू बी लिख सकते हैं। ई को हम लोग, आपको बताया था ना कि क्या बताया था, C इज इक्वल टू ई बाई बी। तो हम लोग E को B इंटू सी लिख सकते हैं। तो C इंटू बी का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब बी नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फलाना ठिकाना जो भी है हो जाएगा। अब उसका अगर तुम्हें एवरेज निकालना हो तो सिंपली क्या होगा, ध्यान देना, ई नॉट बी नॉट डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। अब यहाँ से अगर तुम चाहो तो म्यू नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं, वहाँ से ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, एक आपका वो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ जो म्यू नॉट की वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर पुट कर दिया है, और कुछ भी नहीं है, बस कन्वर्जन का खेल है बच्चों। से किसका खेल है, कन्वर्जन का खेल है। और इसमें क्या किया है, इस वाले में हमने ई नॉट की वैल्यू जो है बी नॉट इंटू सी डाल दी है, बी नॉट इंटू सी डाल दिया है। तो ये क्या निकल गया, आपकी एक तरह की क्या है, आपकी इंटेंसिटी है। क्या है, आपकी इंटेंसिटी है। यानी कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू, याद रखेंगे, 1/2 ई नॉट बी नॉट बाई म्यू नॉट। अच्छा इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। कन्वर्ट करने के लिए म्यू नॉट की वैल्यू क्या, 1/c स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या कहते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि आप जो इंटेंसिटी का आंसर कैलकुलेट करो, ये आया आंसर, और आंसर में कुछ इस सब के टर्म में दिया हुआ हो। मतलब देख रहे हो कि आपने कैलकुलेट किया, निकाला ये, लेकिन आंसर हो सकता है इसके टर्म में हो। तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। कन्वर्जन पता होने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये थी आपकी इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी इंटेंसिटी। अब जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो होता है, अगर मान लो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया, सरफेस पे गिरा और इसको एब्जॉर्ब कर लिया ये, तो इनिशियल मोमेंटम कुछ होगा, लेकिन फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है ना, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी जो आ रहा है डिवाइडेड बाई सी, एनर्जी जो आ रहा है डिवाइडेड बाई सी, ई बाई सी हो जाता है। लेकिन अगर ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड हो गया, मतलब आया भी था और वापस भी चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2e बाई सी। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2e बाई सी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। सिमिलरली रेडिएशन प्रेशर जो होता है, रेडिएशन प्रेशर जो होता है, अगर एब्जॉर्ब कर लिया है पूरा का पूरा वेव ये सरफेस, तो रेडिएशन प्रेशर कितना हो जाएगा, I बाई सी, इंटेंसिटी बाई स्पीड ऑफ लाइट। अगर मान लो रिफ्लेक्ट हो गया है, तब जो रेडिएशन प्रेशर होगा, तब जो रेडिएशन प्रेशर होगा ये हो जाएगा आपका 2I बाई सी, अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया है तो। ठीक है, अगर मान लो गया और वापस से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया है, तो आपको मैं बताऊंगा कि R की वैल्यू टोटल रिफ्लेक्शन के केस में 1 होता है और एब्जॉर्प्शन के केस में A की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और A प्लस R इज इक्वल टू 1 होता है, जो इन दोनों के बीच का केस होता है। ये मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे हो सकता है पूछा जाए कि वेव आया, टकराया, वापस चला गया, रिफ्लेक्ट किया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है चेंज इन मोमेंटम, इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, मैंने आपको वही सब बताया है। इस चैप्टर से देखेंगे तो एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है। इस चैप्टर से अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन पक्का रहता है। तो जितना कुछ मैंने बताया है, अगर आप उसको पढ़ के चले जाओ, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पक्के बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, एक चीज़ याद रखना, वेव इम्पीडेंस। वेव इम्पीडेंस क्या होता है, जब भी वेव किसी मीडियम में प्रोपगेट करता है तो जो मीडियम होता है ना, बीच में कुछ हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, तो उस हिंड्रेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस टर्म में, वेव इम्पीडेंस के टर्म में, जिसकी वैल्यू होती है √μ/ε। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में अगर तुम देखोगे तो ऊपर से अगर हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ऊपर से नीचे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी अगर ऊपर से नीचे बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रे की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का। कभी कभी क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछ देता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर से आसान क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि अच्छा बताओ कि 4-5 आपको वेव दे देगा, बोलेगा कि अच्छा बताइए इसमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। देखो, इंफ्रारेड को ही कभी कहीं कहीं पे हीट वेव भी बोला जाता है। ठीक है, हीट वेव बोला जाता है इंफ्रारेड रे को, जो मतलब हीट करने के लिए, या सॉरी माइक्रोवेव को भी बोल सकते हैं हीट वेव, जो हीट निकालने के लिए काम होता है। सॉरी, इंफ्रारेड रे को नहीं, माइक्रोवेव को हम लोग हीट वेव बोल सकते हैं, जहाँ से हीट जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया। ठीक है, कभी कभी आपके 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे बोलेगा कि बीटा माइनस रे है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, तो नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है। जो लिस्ट में है उन्हीं को याद रखना है, उसका जो दूसरा नाम है हीट वेव, ये सब हमको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे ये पूरा सीरीज, तो देखिए मैंने कभी खुद जब पढ़ा था तो याद करने के लिए बना रखा था, रेडियो मिर्ची, रेडियो फॉर रेडियो वेव, M फॉर माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड, लव मतलब लाइट, L फॉर लाइट, U फॉर अल्ट्रावायलेट रे, ज़ेरोक्स गन, X फॉर एक्सरे एंड गन फॉर गामा रे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब कुछ इसके यूजेज याद रख लेंगे। यूजेज क्या याद रखेंगे कि रेडियो वेव किस काम के लिए होती है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए होती है। माइक्रोवेव वेव जो होता है, माइक्रोवेव ओवन में काम आता है। गामा रे से क्या करते हैं, गामा रे से अगर हम लोग देखोगे तो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सरे मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लाइट रे कहाँ पे होता है, इंफ्रारेड, जो अगर तुम देखोगे इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सब में जो लेज़र वेजर यूज़ करते हैं। फिर अल्ट्रावायलेट अगर हम देखेंगे तो अल्ट्रावायलेट रे कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो RO वाटर प्योरीफिकेशन, जर्म्स को किल करने में यूज़ करते हैं। तो ये सब इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो ये सब अगर हम लोग करके चले जाते हैं बच्चों, इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, अगर हम लोग सिर्फ उतना करके चले जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे पक्के सिक्योर हो जाएंगे, और इतने से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। हाँ, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट करंट पे अगर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो हो सकता है वो थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव टाइप का हो जाए, नहीं तो बाकी क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं रहता है। आपने अगर समझा हुआ है, आपको फॉर्मूले याद हैं, तो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद एक हमारा एसी है, एसी कर लेंगे, फिर हम मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में ट्राई करूंगा कि एक ही लेक्चर में पूरा खत्म कर लेने का। ठीक है, भले वो मैं बारी बारी से डालूंगा, लेकिन एक लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा पूरा खत्म कर लेने का। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते रहिए, बहुत नज़दीक आने वाला है एग्ज़ाम अब आपका, तो इसी जोश के साथ तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।